हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और जैसा कि आज आपको पता है 10 मई है, तो 10 मई को हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं उन पर इस सेशन में चर्चा की जाएगी। चर्चा से पहले सबसे पहले आपको मैं सभी को बधाई देता हूं मदर्स डे की। आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले इस सेशन को आप लाइक कर दीजिए और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर कर दीजिए। साथ ही यदि आपको इस सेशन से संबंधित किसी भी नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर इस सेशन से संबंधित पीडीएफ पा सकते हैं। आपको फोटो भी उपलब्ध करवा देते हैं एक 10 मई के बारे में। तो देखिए 10 मई, क्योंकि डेट 10 मई है तो इसलिए इसको अब की बार 10 मई को मनाया जा रहा है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये जो मई है उसके दूसरे संडे के दिन इसको मनाया जाता है। तो अब की बार जो मई का दूसरा संडे है वो 10 मई को पड़ा है, तो इसलिए इसको 10 मई को मनाया जाता है। वैसे ये हर साल अलग अलग डेट पर, यानी कि आप एक चीज़ याद रखेंगे, मई के दूसरे संडे पर मनाया जाता है, चाहे तारीख कोई सी भी पड़ रही हो। इसी के साथ में अब आपको हल्की सी चर्चा इसके बारे में करके बता देते हैं कि मदर्स डे क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, इस मदर्स डे को सबसे पहले 1908 में मनाने की शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत हुई थी अमेरिका से। और अमेरिका में एक वर्जीनिया नाम का एक शहर है, वहाँ की एक निवासी थी, एक लड़की थी एना। उन्होंने इस दिन की शुरुआत की थी। और उनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि जो ऐना थी वो एक अविवाहित रही थी, मतलब अविवाहित महिला रही हैं जीवन भर। और इन्होंने अपनी माँ की सेवा करते हुए प्रण लिया था, यानी कि प्रतिज्ञा की थी कि वो जिंदगी भर अविवाहित रहकर ही गरीबों की और जो दीन दीन व्यक्ति हैं उनकी सेवा करेंगी। और इन्होंने जो अमेरिका का गृह युद्ध हुआ था उस दौरान भी घायल जो सैनिक हुए थे उनकी एक माँ की तरह इन्होंने देखभाल करी थी। और उस समय ऐना अपनी माँ को सम्मान देना चाहती थी, तो उसके चलते इन्होंने मतलब अपनी माँ के प्रति ये जो डे है इसको मनाने की शुरुआत करी थी। अब आपको बता देते हैं इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी जो ऐतिहासिक है। देखिए, इस डे से संबंधित आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ऐना ने अपनी माँ के प्रति सम्मान के लिए मदर्स डे की शुरुआत की थी। और ऐना के इस प्रस्ताव को अमेरिकी कांग्रेस ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे वुडरो विल्सन, इनके एक कानून इन्होंने एक पास करवाया था। और उस कानून के जरिए 9 मई 1914 को जो ये आपका जो मदर्स डे है इसकी शुरुआत इसी के साथ में कर दी गई थी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहली बार मदर्स डे कब मनाया गया। तो पहली बार जब मदर्स डे बनाया गया था उस टाइम तारीख थी 9 मई 1914। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रतिवर्ष ये सेकंड संडे को मनाया जाता है मई के, चाहे डेट कोई सी भी पड़ रही हो। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक छोटी सी मेरे बात ध्यान आई है, क्योंकि 2017 में ही इस मदर्स डे से संबंधित एक योजना आपको बताने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा माताओं को समर्पित एक योजना लॉन्च की गई थी 1 जनवरी 2017 को, जिसका नाम था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के तहत हर गर्भवती महिला व जो स्तनपान कराने वाली महिला हैं उनको 6,000 रुपये तक आर्थिक मदद दी जाएगी इस योजना के तहत। और यह जो योजना है वो पूरे देश में लागू हो चुकी है। इस योजना का संचालन आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य जो सुविधा केंद्र हैं उनके माध्यम से होता है। इस योजना का जो लाभ है वो सभी आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं को मिल सकेगा।
अब इस योजना का जो लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र निश्चित की गई है, वो की गई है कि जिस महिला को इसका लाभ मिलेगा, यानी जो महिला माँ बनेगी, उसकी उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए। आशा सहयोगिनी व जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन महिलाओं के अलावा जो भी अन्य सरकारी कर्मचारी महिला हैं, उन सबको इस योजना का कोई वित्तीय लाभ या इस योजना का किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत जो वित्तीय सहायता या जो आर्थिक मदद दी जाती है गर्भवती महिला को, वो 3 चरणों में दी जाएगी। तो ये कुछ डिटेल थी आज मदर्स डे पर। इसी के साथ में सेशन को फटाफट शुरू करते हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आपको बता दें ये नीति आयोग के द्वारा की गई है। तो ये शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। अब आपको हम नीति आयोग से संबंध पहले इस अभियान से संबंधित आपको डिटेल बता देते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं घरों में, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने हेतु जो खासकर कोविड-19 जो रोग चल रहा है उससे ध्यान रखने हेतु ये जो अभियान है या ये जो योजना है वो नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है। अब आपको हम बता देते हैं नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या रहेगी। तो नीति की जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। और इसी के साथ ही इसकी स्थापना यानी कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले आपको बता दें जो नीति आयोग है उसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम जो परिवर्तन किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के नाम से किया गया था। अब आपको बता देते हैं कि जो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री, और हमेशा यही शुरू से इसके अध्यक्ष रहते आए हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? ये जो नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ के रूप में, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए जो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत, और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसी के साथ में अब आपको योजना आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो आपका नई दिल्ली में है। और इसका कार्य क्या होता है? तो सर देश के लिए नई पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसी के साथ ही दूसरे क्वेश्चन पर अगर हम चलें, देखिए ये ऐप की फ़ोटो हम आपको दिखा देते हैं। पहले ये ऐप है। इसके बाद में अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस के कब मनाया गया है या मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मई को मनाया गया है। अब आपको बता देते हैं इसमें होता क्या है। तो देखिए ये एक बीमारी है, यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से संतान को हो जाती है, और इस बीमारी से ग्रस्त शरीर में लाल रक्त कण बनने बंद हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, और कई बार रक्त की कमी से जो व्यक्ति है उसकी मौत भी हो जाती है। देखिए जो अब की बार जो मनाया गया है आपका ये थैलेसीमिया दिवस, इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है द डाइवनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेमीनिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेरेंट्स। ये इसकी अब की बार थीम रही है। इसी के साथ में अगर आपको बता दें ये पहली बार कब बनाया गया था, तो फर्स्ट टाइम ये 1994 में मनाया गया था WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसी के साथ में आपको एक फ़ोटो प्रोवाइड करवा देते हैं इससे संबंधित, ये इसकी फ़ोटो है। इसी के साथ में सर आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनने वाला है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये हाल ही में 7 तारीख को लॉन्च किया गया है और ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, ये वर्तमान में यानी कि 17वीं लोकसभा में परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो इनका लोकसभा क्षेत्र बनता है वो बनता है आपका चांदनी चौक, दिल्ली। अब इस ऐप के बारे में आपको बताएं तो यह ऐप आयुष मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको एक फैक्ट बता देते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिकी और एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके जो मंत्री हैं वर्तमान में वो रविशंकर प्रसाद हैं और लोकसभा क्षेत्र इनका पटना बिहार है। इसी के साथ में इस मंत्रालय के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो बन जाते हैं आपके संजय शामराव धोत्रे, और जो मुख्य सचिव हैं इस मंत्रालय के यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अजय प्रकाश साव ने इस मंत्रालय के मुख्य सचिव हैं। अगर इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य बताएं तो कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जो संबंधित जड़ी बूटी पद्धति हैं उन पर क्लिनिकल रिसर्च शिक्षा को विकसित करना और उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए 50 लाख लोगों को जानकारी 50 लाख लोगों की जानकारी जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर आयुष की बात करें तो ये तो आपको सबको पता ही है, फिर भी हम बता देते हैं। आयुष की फुल फॉर्म होगी आयुर्वेदा, योग और न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। और इस मंत्रालय के जो वर्तमान यानी कि आयुष मंत्रालय है इसके वर्तमान मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक, जिनका लोकसभा क्षेत्र बनता है उत्तरी गोवा। इसी के साथ में आपको फोटो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो देखिए इस आयुष संजीवनी ऐप के जरिए मतलब आयुर्वेद जो हमारी पद्धति है उसको अपनाने इसमें जोर दिया गया है कि हम जो कोविड-19 है उससे इसको अपनाकर बच सकते हैं। अपने जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको क्षमता को हम इससे बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को। तो इस बात पर जोर दिया गया है इस ऐप के जरिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UNEP ने भारत की गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो देखिए दिया मिर्जा जो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं इनको किया है और ये पहले से ही इसकी गुडविल एम्बेसडर बनी हुई हैं, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो हाल ही में 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि क्यों बढ़ाया है, तो कोरोना वायरस के चलते इसको बढ़ाया गया है। तो अब आपको बता दें ये 2022 तक इस गुडविल एम्बेसडर रहेंगी UNEP की। और UNEP का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इस UNEP की स्थापना 1972 को नैरोबी जो केन्या की राजधानी बनती है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं इंगेर एडरसन, और जो इंगेर एडरसन हैं ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। अगर मैं आपको दिया मिर्जा के बारे में कुछ डिटेल बताऊं तो मुझे ध्यान आ रहा है कि जो दिया मिर्जा हैं वो एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और सन 2000 में जो एक मनीला में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था उसमें प्रोग्राम में इन्होंने मिस इंडिया एशियाई पैसिफिक पुरस्कार जीता था। इसी के साथ में इसी प्रतियोगिता में उन्होंने मिस ब्यूटीफुल स्माइल का भी एक पुरस्कार जीता था। और इनकी अगर पहली फिल्म मेरे हिसाब से याद आ रही है रहना है तेरे दिल में, जो 2001 में इनकी पहली फिल्म आई थी। देखो 2001 में इनकी 2 फिल्में आई हैं, लेकिन जो पहले रिलीज हुई थी वो हुई थी रहना है तेरे दिल में, और 2001 में जो इनकी दूसरी फिल्म आई थी वो आई थी दीवानापन। तो कुछ ये डिटेल थी आपकी दिया मिर्जा से संबंधित। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर रुक कर लेते हैं। ये आपकी
दिया मिर्जा हैं, जिनकी एक स्माइल वाली फ़ोटो हमने आपको लगाई है। और वास्तव में जो इनको अवार्ड दिया गया था बेस्ट स्माइल पुरस्कार, वो वाकई में इसकी ये हकदार बनती हैं। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिला अस्पतालों में वॉलेंटियर बेड की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य आपका बन चुका है उत्तर प्रदेश। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपको हमेशा कुछ हमेशा की तरह आज उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताने वाले हैं। जैसा कि हर सेशन में एक क्वेश्चन लिया जाता है, तो आज हमने ये क्वेश्चन आपका लिया है, तो इस क्वेश्चन पर डिटेल से बात करने से कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम स्टैटिक जीके वाला पोर्शन बता देते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए, राजधानी आपकी रहेगी लखनऊ। इसी के साथ में आपको बता दें कि जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे पर लोकेट है, और जो यहाँ पर न्यायिक राजधानी बनती है वो इलाहाबाद है, जो कि त्रिवेणी संगम यहाँ की गंगा यमुना सरस्वती के किनारे पर बसा हुआ है। सीएम आपके यहाँ योगी योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। डिप्टी सीएम आपके दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य बन जाते हैं। साथ में राज्यपाल आपकी यहाँ आनंदीबेन पटेल है। इसी के साथ में मुख्य न्यायाधीश आपके फिलहाल में गोविंद माथुर साहब यहाँ उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और राजकीय नृत्य आपका कथक बनता है। वैसे कथक, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मेरे ध्यान आ रही है कि जो कथक है वो स्पेशली उत्तर प्रदेश का मतलब कहा जाता है कि कथक, जैसे नॉर्मली आपसे पूछा जाए कथक कहाँ का नृत्य है, तो कथक आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का। देखिए, कथक उत्तर उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य है, ना कि राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य ये उत्तर भारत का बोला जाएगा, और राज्य नृत्य अगर बोला जाएगा तो उत्तर प्रदेश का बोला जाएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर कर लेना। इसी के साथ है, मैं स्टैटिक जीके के संबंध में अगर उत्तर प्रदेश के आपको मैं बताऊं, जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में है। और ये वो मुख्य आपको मैंने कुछ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश से संबंधित बताए हैं, जिन्हें रेलवे, एसएससी और यूपी पुलिस हमेशा लगभग लगभग पूछती रहती है। इसी के साथ में अगर करंट से रिलेट करके देखें इसे हम, तो क्या मिलता है, तो आपको बता दें कि जो आपका एक्सपो, डिफेंस एक्सपो अभी आपका फरवरी में लॉन्च हुआ था, आयोजित हुआ था, वो आपका लखनऊ में ही आयोजित किया गया था। इसी के साथ में अब जो उत्तर प्रदेश है उसके हर जिले में जो हर जिले के अस्पताल हैं उनमें वॉलेंटियर मतलब जो सुविधा है वो बड़े पैमाने पर देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इसके अलावा अब आपको हम बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उनमें अब फुल फ्लैश तरीके से ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। इसी के साथ में अगर आपका डिटेल और बताएं, तो हाल ही में जो आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च हुआ है, जैसा कि हमने कल अपने प्रश्न में कल के सेशन में ये प्रश्न शामिल किया था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज हॉस्पिटल कुछ दिनों पहले ही, मतलब लगभग 5-6 दिन पहले ही ये जो आपका मई स्टार्ट हुआ था, 1-2 मई के स्टार्टिंग में ये बहुत चर्चा में रहा था। तो प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस 19 का इलाज करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन चुका है किंग जॉर्ज हॉस्पिटल। इसी के साथ ही कोरोना वायरस की जो पूल टेस्टिंग हुई थी उसको करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। हाल ही में अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की एक लिस्ट जारी की गई थी। उस लिस्ट में जो टॉप पर रहा था वो रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। इसी के साथ में जानवरों का पहला युद्ध स्मारक फॉर मेमोरियल, सॉरी, जानवरों का पहला युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल है ये, जो आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगा। और ये भी ऐसा बनने वाला युद्ध स्मारक
जो जानवरों का है वो पहला होगा देश का पहला हाथी अस्पताल आपके मथुरा में है, और देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय भी आपका मथुरा में प्रस्तावित है। देश की पहली नेशनल जो पुलिस यूनिवर्सिटी है वो आपकी यहाँ यानी कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनेगी। इसी के साथ में देश की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी वो आपकी कुशीनगर में बनेगी। ऑपरेशन नकेल जो जनवरी के अंतिम में देखा गया था, जो यूपी में चलाया गया था ऑटो चालकों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये इतनी सारी डिटेल हमने आपको जो करंट और जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वहाँ से आपको बताई है। इसके साथ में यदि मान लीजिए कोई और डिटेल रह गई होगी तो जैसे ही ध्यान आएगी तो उसकी चर्चा भी हम आपको अगले क्वेश्चन में या इससे संबंधित क्वेश्चनों में कर लेंगे। तो देखिए ये एक फ़ोटो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तैयार हैं 4 लाख बेड। तो इस योजना के तहत जो अभी ये क्वेश्चन था, इस योजना के तहत 4 लाख बेडों का बंदोबस्त यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, कौन सा देश आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए 2020 के अंत तक अपना पहला आर्टिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा रसिया यानी कि रूस, और इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये रिमोट सेंसिंग व आपातकालीन जो संचार सैटेलाइट उपग्रह है, मतलब ये आपको जो संचार सैटेलाइट के रूप में इसको लॉन्च किया जाएगा, और ये मौसम के पूर्वानुमान जो पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं उनमें सुधार करेगा, और मौसम एवं जलवायु से संबंधित सटीक और सही जानकारी वैज्ञानिकों को मुहैया कराएगा, जिसमें जो मौसम संबंधित जो रिसर्च होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको मैं बता दूं स्टैटिक जीके वाला पोर्शन रसिया से, तो देखिए रूस के जो आपके राजधानी बनती है वो बनती है मास्को, और मुद्रा रूबल बनती है, और आपके जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो आपके राष्ट्रपति बन जाते हैं। पीएम हाल ही में यहाँ पर बने हैं, तो आप रसिया के पीएम ध्यान रखना, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मिथाइल मिशुस्टिन यहाँ के नए पीएम बनाए गए हैं। साथ में रूसी संसद का नाम ड्यूमा है, तो आप ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन। इसी के साथ में अगर और डिटेल की बात करें तो हाल ही में दुनिया का पहला तैरता न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लॉन्च किया है वो आपका रसिया ने किया है, और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है अपाडेमिक लोमोनोसो। और इसी के साथ में हाल ही में जो दुनिया की पहली सुपर हाइपरसोनिक जो परमाणु मिसाइल है जिसका नाम है अवनगार्ड, उसको भी रसिया के द्वारा तैयार किया गया था, और जो सेना के बेड़े हैं उनमें इसको शामिल कर लिया गया है। हाल ही में एक एमओयू के दौरान भारत रसिया से S-400 मिसाइल यानी कि S-400 मिसाइल खरीदेगा। और हाल ही में जो रसिया को वित्त भुगतान के लिए पहले इसका उपयोग किया, मतलब जो हम रसिया को जो पेमेंट करते थे वो पेमेंट करते थे सिंडिकेट बैंक के द्वारा, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब जो पेमेंट होंगी वो होंगी यूको बैंक के द्वारा। तो यहाँ यूको बैंक याद रखना, आपको मैंने कल वाले या परसों वाले क्वेश्चन में ही पढ़ाया था। यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कोलकाता में स्थित है। तो ये चीज़ आप रसिया से ध्यान रखेंगे। देखिए एक नाम श्वेता रतनपुरा का भी आप यहाँ रसिया से संबंधित ही है, याद रखना। तो ये जो श्वेता रतनपुरा हैं ये एक आईटी यानी कि इंटरनेशनल स्किल ऑफ कंपटीशन में भाग लेने के लिए ये आपके जो रसिया के कजान शहर में एक प्रतियोगिता हुई थी उसमें भाग लेने के लिए गई थी। और जो 45वें आईटीसी का जो आयोजन किया गया था वो 2019 में रसिया के कजान शहर में ही हुआ था, और उस कजान शहर में जो ये प्रतियोगिता हुई थी श्वेता रतनपुरा ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये मेडल जीतने वाली पहली भारतीय छात्रा भी बन गई हैं। और
इस जो कजान शहर जो रसिया का है, इसमें जो ये प्रतियोगिता हुई थी, इसमें 63 देशों ने भाग लिया था। और ये जो क्वेश्चन है ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में अगर मैं, हालांकि इससे अलग है, इससे पहले वाले क्वेश्चन से संबंधित है, जो देश में पहला यूनिफाइड व्हीकल लाइसेंस लॉन्च किया गया है वो यूपी के द्वारा किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित ये आप फोटो देख लीजिए। तो ये उपग्रह है जिसको सैटेलाइट जिसको रसिया लॉन्च करने वाला है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी है। उपग्रह को फ्रंट फ्रॉस्ट ब्यूस्टर वाले सोयूज 21B वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको बता देते हैं, देश की दूसरी अंडर वाटर मेट्रो परियोजना किस शहर में निर्माणाधीन है। तो ये आपकी बम्बई, और बम्बई आपका महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के बम्बई में निर्माणाधीन है। और ये आपकी मीठी रिवर पर बन रही है। अगर पहली बात करी जाए तो पहली आपकी कोलकाता मेट्रो परियोजना बन जाती है, जो कि गोमती नदी के नीचे बन रही है, और ये बम्बई में मीठी नदी के नीचे बन रही है। तो यहाँ पर तो यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बस इतना हिस्सा ही टर्म्स आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसी के साथ में ये आपको फोटो प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ये आपकी देख लीजिए, ऊपर समुद्र है, पानी बह रहा है, और नीचे ये पानी के नीचे ये आपकी मेट्रो चलेगी। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में लेबनान के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये हैं आपके हसन दियावी। तो हसन दियावी और हसन रूहानी दो नाम है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स। हसन जो दियावी हैं ये आपके लेबनान के पीएम हैं, और हसन रूहानी हैं वो आपके ईरान के राष्ट्रपति हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर लेबनान की बात आई है तो एक टर्म्स मेरे याद आता है कि जो लेबनान है इसने हाल ही में ये मतलब दुनिया का पहला मुस्लिम कंट्री बन गया है जिसने भांग की खेती को वैध करार दे दिया है। इसी के साथ में अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, ये आपके फोटो है हसन दियावी साहब की। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कल का क्वेश्चन हमने आपसे होमवर्क में पूछा था कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तैरता न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया है। तो ये किया है आपका रसिया ने। इसी के साथ में अगर हम आपको आज का होमवर्क का सवाल जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि हाल ही में ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आप कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हम आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में घर बैठे, तो उसके लिए प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इसी के साथ ही आपसे गुजारिश रहेगी कि आप जो हमारी अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक वीडियो स्टैचू ऑफ यूनिटी, और उससे पहले भी 2 वीडियो और आपकी लेटेस्ट डाली गई हैं भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराज्यपाल, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्रियों तक की भी जानकारी उसमें है। तो बहुत विस्तारात्मक आपको विवरण उसमें मिल जाएगा। तो उसको आप ज़रूर देखें, मिस ना करें। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर एक नए सेशन में कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।